नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 300 प्रश्न, और यह 300 प्रश्न जंतु विज्ञान से रुधिर, कोशिका रोग, पोषण, मानव तंत्र और वनस्पति विज्ञान में पादप का वर्गीकरण, पादप आकार की, पादप उत्तक और पादप हार्मोन से संबंधित है। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न को शामिल किया है, और जीव विज्ञान से अन्य एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी इस 300 प्रश्न में शामिल किया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये 300 प्रश्न आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि यह 300 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इस प्रकार है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह ऑप्शन बी जाएगा अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग दूसरा देखेंगे, कर्कटजनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, दमा या कैंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए। इससे क्या होता है? कैंसर होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 3, संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ये देखिए यूपीएससी पेड 2021 में पूछा गया शिफ्ट 1 में प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हम लोग 5 देखेंगे, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, क्लोम को, यकृत को या आंत को? यह ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा फेफड़े को। निमोनिया रोग क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न 6 है, हेपेटाइटिस बी को यकृत को प्रभावित करता है। वास्तव में एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या हेलमिंथ है? तो हेपेटाइटिस जो बी है वो किससे संबंधित? वायरस से है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से या हेलमिंथ से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न 7 है, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? यानी बीसीजी का जो वैक्सीन है वो किस रोग में लगता है, किस रोग के लिए लगता है? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन इधर दे दिया है। ऑप्शन ए दिया है डिप्टीरिया दिया है, ऑप्शन बी दिया है क्षय रोग दिया है, ऑप्शन सी है टिटनेस दिया है, ऑप्शन डी है खसरा दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षय रोग, जिसको तपेदिक बुखार भी कहते हैं, तपेदिक रोग भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 8 निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना, वजन घटना? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांस की कमी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 9 हम लोग देखेंगे, ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जो भी प्रश्न इसमें शामिल है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 10, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंत्रज्वर, फ्लेग, डिप्टीरिया या दमा? लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्लेग। फ्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। इसके बाद अगला प्रश्न है 11, निम्न में से फ्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? क्लोरोमाइटिसिन का होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई से इसका उपचार होता है, जो फ्लेग का रोग होता है, जो चूहे से फैलता है। और यह क्या है? एक जीवाणु रहित रोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 12 देखेंगे, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जो विडाल परीक्षण है किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पित्त ज्वर? अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइफाइड जो होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड में ही विडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 3 है, किसी वर्धमान व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाइयाँ होती है? हरा और बैगनी, हरा और लाल, सफ़ेद और पीला, काला और नीला? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हरा और लाल। जो वर्धांग व्यक्ति होते हैं, यानी जिसको कम दिखाई देता है।
इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है, यानी दूध के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? क्षय, पीलिया, डिप्टीरिया, हैजा। ये भी लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्षय। अगला प्रश्न 15 देखेंगे, क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का होता है, डीपीटी का होता है, डीटी का होता है या टीटी का होता है? व्यायाम परीक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीसीजी का टीका दिया जाता है। जो क्षय रोग से बच्चों को बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 16, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? CO60 का, U235 का, TS231 का, PU239 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए CO60 का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 17, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से में पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा पेलाग्रा होता है। इससे क्या हो जाता है? ये पेलाग्रा से मुंह, गले और निचले हिस्से, पैर के निचले हिस्से में पंजों में लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, इवा एंगवाल ने, लुई पाश्चर ने, एमिली रॉक्स ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? डेंगू, झींगा, चिकनगुनिया या दाद? व्यायाम परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दाद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 20 इस प्रकार है, किस कमी से क्वासियोकोर नामक बीमारी उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, वसा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वासियोकोर नामक विकार उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 21 है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी, बेरी बेरी, पेलाग्रा होता है या रतौंधी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 22 है, रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति की शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, यानी रक्त की कमी से। तो ये WBC है, प्लेटलेटस है, RBC है या सभी है? तो उत्तर इसका हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, सभी नहीं होगा, ये WBC हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 23, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोड, एड्स, हैजा, हेपेटाइटिस? जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोड, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहु औषधि चिकित्सक कोड के लिए है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 24 है, किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? तो घेघा रोग किसके कमी से होता है? इसका ऑप्शन हम लोग इधर देख लेंगे। ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम, ऑप्शन सी दिया है आयोडीन, ऑप्शन डी दिया है फास्फोरस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न हम लोग 25 देखेंगे, मलेरिया से प्रभावित अंग है? अस्थि मज्जा, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, आंत? ऑप्शन बी हो जाएगा तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं मलेरिया से प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न 26 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? हैजा, मलेरिया, फ्लू, तपेदिक? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका हैजा होता है, दूषित जल पीने से क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है। अगला प्रश्न 27 है, ट्रोकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़े, आंखें, मस्तिष्क? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंखें, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28, BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लोअर प्रथम द्वितीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 29 है, मिलान करें। ओटाइटिस होता है कान से संबंधित,
इंसेफेलाइटिस होता है आपके दिमाग से संबंधित। लेरिगाइटिस होता है आपके गले से संबंधित। और हेपेटाइटिस होता है आपके यकृत से संबंधित। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24-13 लोअर प्रथम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 30। रक्त कैंसर हो जाता है रेबीज, हाइपोमेट्रोपिया से, ल्यूकेमिया से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया से। रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया से। अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलानियल के स्वरूप में रहता है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पॉलीसिफोनिया या वॉलवॉक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वॉलवॉक्स होता है, जो एक जी कोलानियल के रूप में रहता है, कोलानियल के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है 32। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरोबैंकी, अमरबेल, लोरथन्स या साइप्रस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओरोकोबैंकी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 हम लोग देखेंगे। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? जो ब्रोकली है किस सब्जी के परिवार से है? पालक से, लौकी से, फूलगोभी से या चुकंदर से? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फूलगोभी। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 34 है। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति यानी कुल से संबंधित है? ग्रैमीनी, फेबेसी, मालवेसी या क्रूसीफेरी? कृषि प्राविधिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रैमीनी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 35। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया होता है। यूट्रिकुलेरिया क्या करता है? अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चना। चना क्या है? भ्रूणपोषी बीज नहीं है। लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस के, विषाणु या लाइकेन, शैवाल या फंजाई कवक के या बैक्टीरिया जीवाणु के होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फंजाई कवक के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है 38। वायुकोष उपस्थित होते हैं जलोभिद्धि में, मरुदभिद्धि में, समुद्रभिद्धि में या अधिपातक में? कंबाइंड मेडिकल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये जलोभिद्धि में होता है। अगला प्रश्न है 39 कह रहा है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? प्रोटोजोआ, पोरीपोरा, निडेरिया या हेलमिन्थीस? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पोरीपोरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 40 है। रोजा हिबिस्कम किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का, गुड़हल का, उल्लू का या बंदर का? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़हल का। रोजा बिहिस्कस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो गुड़ और हल यानी कह रहा है कि जो हल है उसको गुड़ता से चलाओ, नहीं तो क्या करना पड़ जाएगा? रोजा रहना पड़ेगा, नहीं उपास करना पड़ेगा। यानी अच्छे से हल नहीं चलाओगे तो क्या करना पड़ेगा? रोजा रहने का मतलब होता है उपास करना, नहीं भूखे रहना पड़ जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 14। हीरोइन जो नशीली दवाई के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? धतूरा, पोस्ता, पोरिक, पिंकल या भांग से? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोस्ता। जो हीरोइन होता है वो किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। अगला प्रश्न है 42। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? फलीदार यानी फली में होता है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल? तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा दालें। अगला प्रश्न हम लोग 43 देखेंगे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जो हल्दी होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ या फल या तना या बीज से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तना। ऑप्शन सी हो जाएगा तना से। अगला प्रश्न 44 है। निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अदरक क्या है? एक तना होता है।
ये तने से होते हैं। जैसे ये जो भी अदरक होते हैं, ये जड़ें होती है, जड़ें तो नीचे चली जाती है, लेकिन ये ऐसे ऐसे ये क्या हो जाते हैं, तने के रूप में ये हो जाते हैं। और जो भी जड़ें होती है नीचे चली जाती हैं, ऊपर क्या होती है, पत्तियाँ हो जाती हैं। तो यही जो होता है ये अदरक होता है। और इसी तरह से क्या हो जाते हैं, जो हल्दी का पौधा होता है, सेम हल्दी का भी पौधा होता है, जड़ें नीचे हो जाती हैं और ये जो तने होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, यानी ये फल के रूप में यानी तने के रूप में ये क्या हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 45 है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह नमी के स्तर पर निर्भर करती है, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर क्या हो जाती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 46, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग को 300 प्रश्न करने हैं, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधा का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियां हो जाएगा। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पौधे का पत्तियां जो होती हैं वही भाग लेती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 47, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होता है तब होता है। अगला प्रश्न 48 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? जब जल चक्र होता है तो कह रहा है इसमें से कौन सा शामिल है, वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वापातन है, हिमीकरण या विगलन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, द्रव से क्या ठोस में बदलता है? बिल्कुल नहीं। गैसीय अवस्था से द्रव में बदलता है? नहीं। ठोस अवस्था से द्रव में? नहीं। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी पानी होता है द्रव में रहता है और पानी किस में बदलता है, गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न 50 हम लोग देखेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण या क्रोलोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में जो भी सौर गतिज ऊर्जा होती है किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 51, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होता है यानी जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है वो किस में बदलती है? उसमें ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न हम लोग 52 देखेंगे, पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी की वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 53, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? अनिल कह रहा किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया में अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एडीपी, एटीपी, रूडीपी और ये दिया है ये सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 54 प्रश्न इस प्रकार है, पौधे में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, स्वेदन या परासरण? यह कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका परासरण कहलाता है। अगला प्रश्न 55 हम लोग देखेंगे, क्रेब चक्र का दूसरा नाम है। जो क्रेब चक्र होता है उसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र या ईएमपी पाथवे चक्र या ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सिट्रिक एसिड चक्र होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 56, एक सिंथेटिक ऑक्सीसन है, CAM है, ICA है या IAA है या NAA है? ये कृषि प्राविधिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा NAA है।
इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 57, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? जो पेनिसिलिन होता है किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? अमीबा से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कवक से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कवक से। जो पेनिसिलिन है किससे प्राप्त होता है? कवक से। अगला प्रश्न 58 देखेंगे, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिकी रूप से संशोधित पौधे हैं। यानी भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे हैं, यानी अनुवांशिक का जो भी संशोधन किया गया था वो कौन सा पौधा था? सुनहरा चावल था, फ्लावर सावर था, या बीटी बैगन था, या बीटी कपास था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बीटी बैगन। अगला प्रश्न है 59, प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? जो डाली भेड़ थी किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? क्लोनिंग, संक्रमण, अछूती वंशवृद्धि या उत्तक संवर्धन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्लोनिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है 60, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का प्रथम डीएनए आरएनए के नाम आप लोग सुने होंगे। तो डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में, बरेली में, इलाहाबाद में या कानपुर में? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 61, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? ग्यूटेमिक है, एस्पार्टिक है, अल्नीन है या आर्जिनिन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर्जिनिन है। लोअर री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न हम लोग 62 से देखेंगे, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी अंगूर की जो खेती होती है या संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? बीटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर या हार्टिकल्चर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीटी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन। सेरी कल्चर क्या होता है? सेरी कल्चर में क्या होता है? वो जो रेशम कीट का पालन होता है। हार्टिकल्चर आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? बेरी कल्चर, सेरी कल्चर, लीटी कल्चर है, पीसी कल्चर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, सेरी कल्चर से क्या होता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है। अगला प्रश्न 64 हम लोग देखेंगे, प्रश्न 64 इस प्रकार है, आर्निथोलॉजी संबंध किससे है? हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से या धातु से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पक्षियों से। अगला प्रश्न है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति से है, प्राणी से, कीट से या रसायन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कीट से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी है, एनाटॉमी है, एन्कोलॉजी है, यूरोलॉजी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एन्कोलॉजी। जो आपका ट्यूमर होता है, ट्यूमर का इलाज किसके द्वारा होता है? एन्कोलॉजी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है 67, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? जो जीव विज्ञान के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या मानव विज्ञान? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शरीर रचना विज्ञान। अगला प्रश्न 68 है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी है, रेपेटोलॉजी है, निमेटोलॉजी है, नीडोलॉजी है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मर्मिकोलॉजी होता है। इसके माध्यम से हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न 69 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जो घाव होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ट्रेमेटोलॉजी होता है। ट्रेमेटोलॉजी के माध्यम से घाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न 70 है, प्रश्न 70 इस प्रकार है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जो पीडियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स अस्थि रोग है, हृदय रोग है, शिशु रोग है या नेत्र रोग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिशु रोग। जो पीडियाट्रिक्स है ये शिशु रोग के अध्ययन करता है, यानी उसके माध्यम से इलाज किया जाता है। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं?
मेटाफेज में, एनाफेज में, टेरोफेज में या प्रोफेज में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एनाफेज में। एनाफेज में क्या होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के क्रोमोसोम्स एक दूसरे क्या करते हैं, पृथक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 72, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गाल्की काज है, माइटोकांडिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है। यानी जो पाचन की थैली है, जो कोशिका होता है उसमें पाचन की थैली कौन सी होती है? गाल्की का, राइबोसोम्स क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाइसोसोम्स होता है। गाल्गी क्या होता है? गाल्गी का और माइटोकांडिया और राइबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है 73, निम्नलिखित में जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाए जाते? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। एंटीबीमा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगाइरा में, बैक्टीरिया में। यानी केंद्रक किस ऐसे जीवाणु ये सब हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रश्न 74 है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? जो क्लोरोफिल रहता है वो पत्तियों में किस प्रकार से रहता है? पेरेनाकाइमा के रूप में, कोलेनेकाइमा या स्क्लेनेकाइमा या जाइलम के रूप में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरेनेकाइमा के रूप में रहता है। जो क्लोरोफिल रहता है वो पत्तियों में कैसे रहता है? पेरेनेकाइमा के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है 75, क्लोरोफिल जला जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? एन दिया है, एमएन दिया है, Fe दिया है या Mg दिया है, यानी मैग्नीशियम बचेगा। जब क्लोरोफिल को हम जलाएंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से किससे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज पदार्थ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, गाजर या मछली? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। अगला प्रश्न 78 है, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है? महामारी विज्ञान, एपिफाइटोसिस विज्ञान, एपिस्टाटिस या प्रभावी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एपिस्टाटिस। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 79, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है? कह रहा है अनुलेखन के दौरान, जो अनुलेखन होता है उस क्रिया के दौरान जो डीएनए होता है, डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्रोमोटर कहलाता है। अगला प्रश्न है 80, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है? मानव अंडे में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 81 है, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। यानी जब भी क्या होता है हंसिया कोशिका यानी रक्ताल्पता यानी खून की कमी कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? यानी पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। निकट दृष्टि दोष, किडनी में पत्थरी, ब्रेन ट्यूमर या वर्धानता यानी कलर ब्लाइंडनेस? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं वर्धानता। इसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, यही होता है। अगला प्रश्न है 83, क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं? जो क्रोमोजोम कितने क्रोमोजोम क्या होते हैं टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 45, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 84, कुछ जानवर बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? नहीं, जो बच्चे देते हैं ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं।
दिया है जरायुज कहते हैं, अंडज कहते हैं, प्राकेंद्रक कहते हैं या सुकेंद्रित कहते हैं। तो ये जरायुज होते हैं। क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। जैसे बाई पीरस या जानवर कहलाते हैं, यानी जो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। इसको स्तनधारी भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? स्तनधारी जो बच्चे देते हैं ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। इनकी त्वचा में बालों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियों भी पाई जाती हैं। अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। जो भी जीव स्तनधारी होते हैं गर्म खून वाले होते हैं। इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, यही सही है। ये गलत है क्योंकि इनमें त्रिकक्षी हृदय नहीं पाया जाता है, 2 कक्षी हृदय पाया जाता है। बाकी सब आपके क्या हैं? आपके गलत हो जाएंगे, और लेकिन ये स्तनधारी के रूप में ये सही होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 86, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंस्केक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन पहचान करें। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनमें पैर आपस में जुड़े होते हैं। इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं। इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान होते हैं। जो कीट होते हैं, कीट के संदर्भ में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं, 1 जोड़ी पैर नहीं होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 87 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपात है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? कौन सा एक कूटपात है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्क्यूडोपोडिया होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 88, एक कीट की रक्त शर्करा है। जो एक कीट होता है उसकी रक्त शर्करा में क्या है? ग्लूकोज है, मेटिटोल है, ट्रेहालोज है या मैग्नोज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रेहालोज होता है। अगला प्रश्न 89 देखेंगे, इनमें से कौन सा उड़ सकता है? हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। पेंगुइन तो उड़ नहीं सकता क्योंकि ये समुद्र के किनारे रहता है। ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है उसको कहा जाता है, और जो हार्नबिल होती है यही उड़ पाती है, पक्षी का नाम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 90, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? सबसे छोटा अंडा कौन देता है? हार्नबिल, बी, हमिंगबर्ड है, गल है या कठफोड़वा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हार्नबिल। हार्नबिल एक पक्षी है जो उड़ भी सकती है और सब विश्व की सबसे छोटी अंडी देती है, यानी अंडा देती है, अंडी नहीं अंडा देती है। और सबसे बड़ा अंडा कौन सा पक्षी देता है? वो होता है आपका शुतुरमुर्ग, यानी जो शुतुरमुर्ग होता है विश्व का सबसे बड़ा अंडा देता है। अगला प्रश्न 91 है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? घोड़ा, भेड़, ऊँट, हाथी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऊँट को। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? यानी जो बाइट करता है, जो सबसे अधिक तीव्रता से तेजी से बाइट करता है, तेजी से काटता है। अफ्रीकी बिच्छू है, पनामा का दीमक है, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी है, भारतीय कोबरा है? तो सबसे तेज काटता है पनामा का दीमक। जो पनामा के दीमक होते हैं बहुत तेज काटते हैं संसार में, वो भी पूरे संसार के बारे में कह रहा है। तो कनिष्ठ सहायक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 93, निम्नलिखित पशुओं में कौन सा पशु निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, यानी स्तनधारी नहीं है? इसमें कह रहा है कौन से ऐसे पशु है जो स्तनधारी नहीं है? कंगारू है, स्कोलियोडोन है, हिप्पोपोटामस है, हिवेल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कोलियोडोन है। कंगारू भी स्तनधारी होता है, हिप्पोपोटामस भी क्या होता है? स्तनधारी होता है, और हेवेल होता है। लेकिन ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 94 देखेंगे। प्रश्न 94 है, एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प या कछुआ? तो ऑप्शन ये हो जाएगा गिरगिट। गिरगिट ऐसा प्राणी है जो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। 95 केंचुओं का उत्सर्जी अंग होता है। केंचुए का जो उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? ज्वाला कोशिकाएं होती है, नेफ्रिडिया होता है, गुर्दा होता है या फेफड़े होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा नेफ्रेडिया होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश जो कीट होते हैं कैसे सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े द्वारा, फेफड़े के द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। लो ऑफ प्रथम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 97 में, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? जो मकड़ी होती है, मकड़ी आप लोग देखेंगे जो जाले बनाती हैं, शरीर की सतह बुक लंग्स और बुक गिल या एयर ब्लेंडर के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बुक लंग्स के द्वारा मकड़ी क्या करती है? अपनी सांस लेती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? एक वयस्क बिल्ली है उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? 32, 30, 28 या 16? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 30 दांत होती है। एक वयस्क बिल्ली में 30 दांत होती है। प्रश्न 99 है, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? खरगोश की, शेर या बकरी या गाय की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शेर। जो शेर होता है क्या होता है? उसको लघु छोटी आंत होती है। अगला प्रश्न हम लोग 100 देखेंगे, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व, प्रश्न 100 है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? यानी जो भी पोषक तत्व का और खनिज का अवशोषण होता हो 90% हिस्सा कहाँ होता है? किस जगह पे होता है? ब्रिक में होता है, अमाशय में होता है, बड़ी आंत या छोटी आंत में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत में। 90% हिस्सा छोटी आंत में ही आपके खाना पचता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 101 है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है? गुर्दा, पेट, बड़ी आंत या छोटी आंत? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत। अगला प्रश्न 102 है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरिक रस, जठर रस या लार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लार से। टाइलिन एंजाइम क्या होता है? जो लार होता है, जो आपके मुंह में बनता है और यहीं से खाना पचना चालू हो जाता है। अगला प्रश्न 103 है, हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से होता है गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पेट में क्या होता है? कौन से रस होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, याद रखिएगा ये लो इस चीज़ को। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 104, सीकम पाचन के काम आता है? प्रोटीन, वसा, सेलुलोज या स्टार्च? जो सीकम होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, वसा या सेलुलोज या स्टार्च का? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो सेलुलोज होता है इसका पाचन कौन करता है? सीकम करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 105, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़े या ब्रिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत जो होता है वो क्या करता है? जो भी वसा होते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है? बदल देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 106, प्रश्न 106 है, मनुष्यों में अग्र चणवक दांतों का चणवक दांतों के साथ अनुपात होता है? जो अग्र चणवक होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो अग्र चणवक जो दांत होता है का जो चणवक दांतों का के साथ किस प्रकार से अनुपात होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2:3 का होता है। अगला प्रश्न 107 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा? जो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यानी अंदर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है? गुर्दा है, पेट है, जिगर या फेफड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो जिगर होता है, जिगर जिसमें खाना इत्यादि जो जिगर होता है वही सबसे बड़ा होता है, जिसे यकृत साथ कहते हैं। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? अग्नाशय, यकृत, ब्रिक या छोटी आंत? जो पित्ताशय होता है कहाँ होता है? या अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, ब्रिक में होता है या छोटी आंत में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में होता है। अगला प्रश्न 109 है, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? चणवक, छेदक या रत्नक या दूध दांत? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चणवक दांत होते हैं। चणवक दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने के काम करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 110 है, निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है?
हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या यकृत। जो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत में होता है। अगला प्रश्न है 111, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। जो खून लाल कलर का दिखाई देता है किस कारण से? प्लाज्मा, लोहियातृण से, कपित स्राव का होना या हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 112, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? जो हीमोग्लोबिन है कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन और यह निम्नलिखित किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन या ओजोन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 113, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? बाह्य श्रेणीफलक धमनी या वृत्त धमनी या कक्षा धमनी या अंत प्रकोष्ठिका धमनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा वृक्क धमनी के माध्यम से। अगला प्रश्न 114 देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में या हृदय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा मतलब जो हड्डियों के अंदर बनता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 14 से 15.6 ग्राम होता है। अगला प्रश्न 116 है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? सर्वग्राही, ग्राही माने ग्रहण करने वाला, सभी प्रकार के खून को ग्रहण कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए भी होता है। अगला प्रश्न 117 हम लोग देखेंगे, 117 है, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? यानी मानव शरीर में किस प्रकार से रक्त का संचार होता है, इसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने या ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 118 है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल पे, हृदय निर्गमन में या परिधीय प्रतिरोध में या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सभी पे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रक्त का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू क्या है रक्त का? 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 7.4। रक्त क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है, उदासीन है। तो रक्त क्या है? रक्त एक क्षार है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 121 से, मानव पिहवा में नियंत्रित करता है। मानव पिहवा को नियंत्रित कौन करता है? रक्त जो पिहवा होता है, मानव का पिहवा होता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? रक्त आयतन करता है, नाड़ी दर करता है, हृदय स्पंदन करता है, हार्मोन्स उत्सर्जन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त आयतन करता है। अगला प्रश्न है 122, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। 80 दिन होता है, 90 दिन होता है, 120 दिन होता है, 140 दिन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 120 दिन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 123 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोहित कोशिकाओं के द्वारा, लोहित कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है। जो मानव रक्त होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा उसमें 55 से 60% प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 125, रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ओ होता है सर्वदाता होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 126, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? पिहवा कहलाता है, यकृत, हृदय या किडनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पिहवा जो होता है उसको हम लोग मानव रक्त का बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है 127, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग ये 7% होता है।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 128। इस प्रकार है, एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलियन प्रति मिमी क्यूब होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति मिमी क्यूब होता है। प्रश्न है, एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति मिली क्यूब होता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 129। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है दाहिना नीले, बायां नीले, बायां अनिंद्र, दाहिना अनिंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बायां नीले जो होता है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 130। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में प्रीडायबिटीज माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 100 से 125। अगला प्रश्न 131 देखेंगे, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 प्रति मीटर क्यूब में पूछ रहा है। जो श्वेत रंग की होती है उनका 1000 प्रति मिमी क्यूब में पूछ रहा है कितनी संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4.5 से 10,000 मिमी प्रति क्यूब होता है। इसके बाद प्रश्न 132 देखेंगे, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? कैल्सीफेरॉल के कारण, फिनोल्फिनोन के कारण, पायरिडॉक्सिन के कारण, टोकोफेरॉल के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फिनोल्फिनोन के कारण होता है। अगला प्रश्न 133 देखेंगे, मनुष्यों के प्रति अंग में प्रतिशत धमनी विद्यमान होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, गुर्दा में या फेफड़े में? जो प्रतिशत कोरोनरी जिसको कहा जाता है, जो धमनी कहाँ विद्यमान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हृदय में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 134 है, वह त्वचा जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह त्वचा जो रक्त में नहीं पाया जाता है, लौह, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। अनिल ब्लड में कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है? तो वह होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा तांबा नहीं पाया जाता, बाकी लौह, क्रोमियम और मैग्नीशियम खून में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 135 से, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 से 8% होता है। प्रश्न 136 से, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब की यहाँ कहाँ होती है? जो कार्डियोलॉजी विभाग होता है वहाँ पे कैथ लैब होता है। अगला प्रश्न 137 हम लोग देखेंगे, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? प्रश्न है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की कमजोरी, गुर्दे की खराबी या पेट की बीमारी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हृदय की कमजोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 138। प्रश्न 138 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा, मेरुरज्जु, मेरुतंत्रिका, पीयूष ग्रंथि? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो मेंडुला होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है, वही क्या करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 139, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है? एटीपी कहलाता है, एडीपी कहलाता है, एनएडी कहलाता है या एनएडीपी कहलाता है? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा एटीपी कहलाता है। प्रश्न 140 हम लोग देखेंगे, प्रश्न 140 से, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? स्वेदन है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है या अंतः शोषण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्वसन होता है। श्वसन से क्या होता है? एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है 141, मनुष्य के उस अंग यानी भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, यानी श्वसन में भाग नहीं लेता, कौन सा ये अंग है? वायुकोष्ठी है, सूक्ष्म श्वास नली है, कोशिका वस्तवक है या फुफ्फुस सांवरण है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका स्तवक है, ये कोशिका में पाया जाता है, जबकि ये श्वास अंग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है उच्छादन पर, एक मिनट रुकिए। प्रश्न 142 है, उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? प्रस्वेदन कहा जाता है, शुष्कन या प्रासरण या प्रस्फुटन। प्रस्फुटन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रस्वेदन कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 143। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस या यूरेटस। यानी प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 144 हम लोग देखेंगे। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? वाहिकाओं के रक्त संचार के द्वारा, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के द्वारा, मल त्याग और मूत्र निर्माण के द्वारा, श्वसन के दौरान, गैसों के आदान प्रदान के दौरान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 145 है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करती है? यानी किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त कैसे, किस माध्यम से, कौन उसको लेके जाता है? ब्रिक धमनी, बाहरी इलियाक धमनी या कच्छी धमनी या अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। तो किसके माध्यम से गुर्दे में रक्त जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतः प्रकोष्ठिका धमनी के माध्यम से क्या होता है? गुर्दों में रक्त जाती है। अगला प्रश्न 146 है, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? मनुष्य के शरीर में यूरिया बनता है, लेकिन किस में बनता है? यकृत में, पिहवा में, ब्रिक में या मूत्रवाहिनी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यकृत में। मनुष्य में यूरिया कहाँ बनती है? यकृत में। प्रश्न 147 है, मूत्र का असामान्य घटक है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, एल्बुमिन है या सोडियम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एल्बुमिन है। अगला प्रश्न 148 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 148 इस प्रकार है, यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जो यकृत के विसरण दूसरे चरण के दौरान के अणु जो अपशिष्ट के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रियस या प्रोटीन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो प्रोटीन है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 149। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? जो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, सेरिब्रम या सेरिबेलम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। प्रश्न 150 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। जो मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 151। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? 10, 12, 14 या 16? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12 होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 152। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, मेड्यूला है, सेरेब्रम है, थैलामस है या हाइपोथैलामस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेड्यूला है। अगला प्रश्न 153 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंबी क्रियाओं में के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के अवयवों का आदान प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरुदंड होता है।
मेरुदंड क्या करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है और मस्तिष्क के अवयवों का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 154, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? तो मनुष्य में 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 155, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? प्रश्न 156 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? सॉरी, बड़ी अस्थि पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उर्विका होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 157, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम होता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका मोटा कार्पल्स होता है। अगला प्रश्न 157 हम लोग देखेंगे 158, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। तो सबसे छोटी हड्डी आपका होता है स्टेपीज होता है, स्टेपीज होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 159 है, आर्थोपेडिस जिस प्रकार की हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापॉडिस्ट किससे संबंधित है? कीरापॉडिस्ट किससे संबंधित है? नाखून से, हृदय से, पाँव से या ध्वन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाँव से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 160, अवाटूथ ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? अवश्य यानी थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आयोडीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 161, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आउटू ग्रंथि होता है। आउटू ग्रंथि क्या होता है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 162, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इसका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? यानी जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसका नियंत्रण, उपापचन कर नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है, एपिनेफ्रिन करता है, थायरोसिक्स करता है या एड्रीनिलिन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थायरोकिन्सन करता है, थायरोकिन्सन। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 163 देखेंगे, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए निम्न पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? जो थायराइड ग्रंथि के कार्यकाल के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन या पोटेशियम? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आयोडीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 164 देखेंगे, किस हार्मोन्स का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? ऑक्सीजन, साइटोकिनिन या 2,4-D या एब्सिसिटिक एसिड? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2,4-D। 2,4-D हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। 2,4-D क्या हो जाता है? गन्ने इत्यादि में पड़ता है जिससे कीट इत्यादि नहीं लगते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 166, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होता है तो कहाँ होता है? उसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय होता है। अग्नाशय में क्या होता है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। अगला प्रश्न 167 है, हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है? जो हार्मोन्स इंसुलिन है जो हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अग्नाशय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 168 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कौन से हार्मोन्स है जो स्त्रीलिंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एस्ट्रोजन होता है जो स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न 169 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 169 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि
से स्रावित नहीं होता है। स्क्रेटिन, प्रोलेक्टिन, एक्टिस्टिन, वेसोप्रेसिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्स्टियोस्टिन होता है, ऑक्स्टियोस्टिन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 170। निम्नलिखित विकल्पों में उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमेटोस्ट्रोपिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का है, जो इंसुलिन होता है एक प्रकार क्या है, हार्मोन से, एंजाइम है, विटामिन से या नमक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन होते हैं। प्रश्न 172 है, इंसुलिन के अतिस्रवण के दौरान कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है या हाइपोग्लाइसीमिया होता है या हेपेटाइटिस होता है या एनीमिया होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन के अति श्रावण से कौन सा रोग होता है, अति श्रावण में इंसुलिन के ज़्यादा श्रावण हो जाता है, ज़्यादा बह जाते हैं, तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 173। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, जाइगोट में, एम्ब्रियो में, फीटस में या ओवम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फीटस में। प्रश्न 174 है, निम्नलिखित में से कौन सा सास मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सास मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिंबन वाहिनी नली, जो प्रजनन क्या होता है, मानव के प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 175। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काटना और बांधना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्यूब टेक्टामी कहलाता है, ट्यूब टेक्टामी कहलाता है। अगला प्रश्न 176 है, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध है, यानी वसा में जो भी विटामिन घुलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3 या 4 या 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4। और वसा में घुलने वाले विटामिन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला प्रश्न 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है। सिरका है, आंवला है, इमली है, टमाटर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका टमाटर। तो ऑक्सैलिक एसिड का उदाहरण कौन सा है, टमाटर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 178। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, प्रोटीन के जरिए हमें क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 179। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये होम्योपैथिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब तक जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, नींबू, आंवला इत्यादि में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लोहा है, सोडियम है, नाइट्रोजन है या जिंक। होम्योपैथिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 181। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी जब खाना बनता है ज़्यादा ताप बढ़ जाता है तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी जो होता है वो अधिक ताप पे नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 182। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, घी में, मक्का में, चावल में, मांस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका घी में। घी में क्या होता है,
उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी माना जाता है। कैलोरी मतलब मान होता है। 183 हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। यानी जो प्रोटीन घटक होते हैं क्या करते हैं, हमारे शरीर के में वृद्धि और मरम्मत के काम करते हैं। मरम्मत किसका करते हैं? कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। जब कोशिकाओं में बीमारी हो जाता है, कोशिकाएं टूट जाती है, कोशिकाएं बीमार हो जाती है, तो प्रोटीन इसका मरम्मत कर देता है। बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? यानी बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत शामिल किया गया है? 7, 25, 15 या 30%? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7% शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 185। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA दिशा निर्देश के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? यानी आपको प्रत्येक दिन कितने कैलोरी का सेवन करना चाहिए? क्योंकि जो 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी का खुराक का सेवन करना चाहिए? जो 30 साल से ऊपर हैं उनके लिए कह रहा है। तो कितना करना चाहिए? 16 से 2400 कैलोरी, 1600 से लेकर 2400 कैलोरी करना चाहिए। अगला प्रश्न 186 है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा? आलू है, आंवला है, संतरा है या दूध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूध होता है। दूध में फास्फोरस बहुत बढ़िया पाया जाता है। अगला प्रश्न 187 है। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए ये होते हैं दूध, पानी, स्वास्थ्य पेय या पानी या स्वास्थ्य भोजन होते हैं। क्या होते हैं ये? कह रहा है पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज हैं। और कौन से है? दूध है, पानी है, स्वास्थ्य है, भोजन है। क्या है ये? यानी 6वां पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। पहला हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, तीसरा हो जाएगा वसा, चौथा हो जाएगा आपका विटामिन और 5वां हो जाएगा खनिज और 6वां हो जाएगा आपका पानी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 188। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू से क्या मिलता है? प्रोटीन, वसा, मिनरल, खनिज पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट? तो आलू से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है किसमें प्रति ऑक्सीकरण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? खनिज, अमीनो एसिड, वसा या फाइटोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रति ऑक्सीकरण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न 190 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 190 इस प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है को संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कुल ऊर्जा के सेवन से कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए ये कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 30% होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 191 देखेंगे। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। प्रोटीन कितने पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है? 4, 3, 2 या 5? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 192। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK और USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन कितना होना चाहिए? तो ये 2500 कैलोरी होना चाहिए। यानी हम लोग को कितना कैलोरी ऊर्जा लेना चाहिए? 2500। इसके बाद अगला प्रश्न है 193। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 194। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोज से हमें तुरंत फटाफट क्या हो जाता है? शक्ति प्रदान होता है। अगला प्रश्न 95 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है?
विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B1 या विटामिन 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन B3 को हम लोग क्या जानते हैं, नियासिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 196, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? हरे फूलगोभी है, चीनी है, अंडा है या गेहूँ है? तो विटामिन सी किस में मिलता है? विटामिन सी हम लोग जानते हैं खट्टे पदार्थों में मिलता है, लेकिन इसके अलावा और कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरी फूल गोभी में भी मिलता है। अगला प्रश्न 197 है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से संश्लेषित करने में सक्षम होता है। नहीं, धूप से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए? तो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 198, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? विटामिन 12, विटामिन 9, विटामिन 7, विटामिन 6? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन 12। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ADE के। ये 4 ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है 200, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में कौन घुल जाता है? A, D, E और C, इसमें से कौन घुल जाता है? तो पानी में C घुल जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम 201 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए कहाँ किस में मिलता है वो पूछ रहा है। मछली का तेल, चीनी, केला, नारियल का तेल? तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली के तेल में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रश्न 202 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन 12, विटामिन 5, विटामिन 7, विटामिन 9? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन 12। विटामिन बी को हम क्या जानते हैं? कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 203 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? जल में कौन घुल जाता है? तो विटामिन सी जल में घुल जाता है। प्रश्न 4 देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? ये ऑप्शन आपका डी जाएगा, फ्रक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अगला प्रश्न 205 देखेंगे, रक्त के जमने यानी थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी रक्त जब कुछ भी, जैसे आपके हाथ पाँव में कुछ भी कट जाता है तो रक्त बराबर नहीं बहता है, बराबर वो थक्का हो जाता है। तो थक्का किस लिए हो जाता है? किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन B2 है, विटामिन 12 है, विटामिन डी है, विटामिन के है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल होता है, स्कारबिक अम्ल होता है, थायमिन होता है या टार्टिक अम्ल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल नहीं, एस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न 207 है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का? तो दालों में क्या पाया जाता है? दालों में क्या पाई जाती हैं? तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 208 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी और सी? तो वसा में 4 प्रकार के विटामिन घुल जाते हैं, उसमें से करा एक कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 209 है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है? लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 210, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है टोकोफेरॉल होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 211, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 212, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? जो संतुलित आहार होता है, कह रहा किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लिपिड। लिपिड से क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। इसके बाद हम लोग 213 देखेंगे,
प्रश्न 213 इस प्रकार है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ते तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। यानी मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ते तथा एंटीबॉडीज बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या कैल्शियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, जो भी कोशिकाएं टूटती हैं उनका कोशिकाओं को तोड़ने में और उसका मरम्मत करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जितने जिमर होते हैं, जो जिम इत्यादि करते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, तो प्रोटीन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे उनकी कोशिकाएँ क्या हो जाती हैं, जो भी कोशिकाएँ टूटती हैं उनका फटाफट ये मरम्मत कर देता है। 214 है लैक्टोस इंस्टॉलेंस क्या है। लैक्टोस इंस्टॉलेंस क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, इसको क्या कहते हैं, लैक्टोस इंस्टॉलेंस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 115, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है 216, बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो बादाम होते हैं विटामिन ई से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 217, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में कौन नहीं घुल पाता है। रेटिनॉल है, थायमिन है, राइबोफ्लोविन है या नियासिन है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन ए होता है, रेटिनॉल होता है, पानी में घुल नहीं पाता है। अगला प्रश्न 218 देखेंगे, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक बार और देखेंगे, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 209 में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनियनॉल, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। बाप रे, यानी किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन भी मिलता है, खनिज भी मिलता है, बीटा कैरोटीन भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, फोलेट भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, कैरोटीनाइड भी मिलता है, फाइटोकेमिकल भी मिलता है और प्रतिऑक्सीकरण भी पाए जाते हैं। तो दुग्ध उत्पादन है, बेरी है, गहरे हरे रंग का सफ़ेद पत्तेदार साग या साबुत अनाज है। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग होता है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के विटामिन कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके बाद 220 हम लोग देखेंगे, प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फलियां, ऑप्शन डी हो जाएगा। फलियां क्या है, प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 221, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ओमेगा 3 वसी अम्ल, ट्रांस वसा या पॉलिनोसेचुरेटेड वसा या ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओमेगा 3 वसी अम्ल है। इसके बाद 122 हम लोग 222 प्रश्न देखेंगे, बेरी जैसी क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है। यानी जो आप लोग स्ट्रॉबेरी का नाम सुने होंगे, क्रैनबेरी का नाम सुने होंगे, रास्पबेरी का नाम सुने होंगे, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या कैल्शियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 223 है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है
फोलिक अम्ल होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन के या आयरन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 224। नारंगी प्रचुर स्रोत है, नारंगी प्रचुर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 225। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है कहलाता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी। ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 226 है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 227 से निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? विटामिन सी स्कारबिक अम्ल कहलाता है, सही है। विटामिन बी1 थायमिन और विटामिन डी को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन के फिनोक्विनोन कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन जो डी है इसको हम लोग रेटिनॉल नहीं कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सी। प्रश्न 228 है। हमारे रुधिर में ऑक्सीकरण का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है आपका हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है 229। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड इसका विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न हम लोग 230 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध या मुर्गा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो मुर्गा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। प्रश्न 231 है। जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो विटामिन बी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 232। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है, आंवला में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। 233 है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? यानी विटामिन शब्द के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कासीमीर फंक होते हैं, कासीमीर फंक। ये चकबंदी के बाद 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 234। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? जो पीने का पानी होता है उसमें फ्लोराइड की कितनी मात्रा होती है? 5 ppm होता है, 0.5 ppm होता है, 7 ppm होता है या 0.7 ppm होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 ppm होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। पीने के पानी में 5 ppm होता है। अगला प्रश्न है 235। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है? रिकेटस जो बीमारी होता है किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस रोग हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 236। हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसको देखिए, हाइपोकोबालामिनेमिया किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये विटामिन बी12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है विटामिन बी3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन बी3 की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस, बेरीबेरी, रतौंधी या पेलाग्रा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो पेलाग्रा होता है वो विटामिन बी3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 238। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 239 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में से खून निकलता है। अगला प्रश्न 240 है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, रतौंधी या पेलाग्रा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 241, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस नामक विकार पैदा होता है? जो रिकेटस होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 242, गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? यानी जो गाय और भैंस होते हैं में एंथ्रेक्स फैलाने में कौन सा एजेंट जिम्मेदार होता है? कवक होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीवाणु। जीवाणु के माध्यम से जो भी गाय और भैंस होते हैं उसमें एंथ्रेक्स नामक रोग फैलता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 243 है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष संबंधित है दूर की वस्तुओं का न दिखाई देना, यानी दूर के जो इसे उल्टा होता है, निकट पूछे तो समझ जाओ दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, और दूर के पूछे तो समझ जाओ निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। 244 है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रिकेटस होता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी, विटामिन डी, विटामिन ए नहीं, विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 245, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है 246, इनमें से कौन सा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मस्तिष्क का वरण शोध, जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 247 है, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, शुगर का स्तर या खराब कोलेस्ट्रॉल या वजन घटाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्रांस वसा के कारण किसमें वृद्धि होती है? यानी ट्रांस वसा के कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसकी वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न 248 है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वाशियोकोर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 249, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है। सोडियम की कमी से क्या हो जाता है? कौन सी रोग होती है? तो सोडियम की कमी से आपका निम्न रक्तचाप हो जाता है। अगला प्रश्न हम 250 देखेंगे, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो टीकाकरण की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 251, तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके क्या होते हैं? दुर्लभ किए हुए रोगाणु रोगजनक साक्ष्य या मोनोक्लोन प्रतिजन होता है या कृत्रिम प्रतिजन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दुर्लभ किए हुए रोगाणु तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। अगला प्रश्न 252 है, एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मल संबंधित पदार्थ, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 253, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? 253 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा सकता, यानी टीकाकरण के द्वारा ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे नहीं बचा जा सकता है? काली खांसी, पोलियो, दमा या रेबीज? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो दमा होता है इससे टीकाकरण काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है 254, निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया के लक्षण नहीं है? यानी जहाँ खून की कमी हो जाती है उस क्या होता है? एनीमिया होता है। हृदय धड़कने की अनियमित होना, थकान, मसूड़ों में रक्तस्राव या त्वचा का पीलापन होना? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मसूड़ों से रक्तस्राव। ये क्या होता है? यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसमें कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया के लक्षण नहीं है? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 255,
प्रश्न 255 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? ऐसा कौन सी बीमारी है जो मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम करके और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? एड्स, कैंसर, डायबिटीज या ट्यूबरकुलोसिस? तो इसका उत्तर हो जाएगा डायबिटीज। ऐसा बीमारी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप व्यायाम करके और दवा से इसको आप इस पर काबू पा सकते हैं। एड्स क्या है, एक लाइलाज बीमारी है। कैंसर लगभग ये भी एक लाइलाज ही बीमारी होता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 256, प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जो प्रवाहिका होता है जिसको डिसेंट्री कहा जाता है, ये किसके कारण होता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिगेला के कारण होता है। अगला प्रश्न हम 257 देखेंगे, उस सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकट के लिए उत्तरदायी होते हैं? उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकट के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाता है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न 258 हम लोग देखेंगे, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? कह रहा है सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है, यानी टीकाकरण के द्वारा हम लोग सामान्य सर्दी जुकाम को क्यों नहीं रोक पाते हैं, कह रहा है प्रभावी क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इन बीमारियों में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। यानी टीकाकरण क्या होता है, इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। किसमें? राइनो वायरस होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 259 देखेंगे, चेचक स्मॉल पॉक्स का रोगकारक जीव कौन सा है? जो चेचक है जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, इसका रोगकारक जीव कौन सा है? जीव का नाम पूछ रहा है। रूबेला विषाणु होता है, बैरियोला विषाणु होता है, इबोला विषाणु होता है, साइटोमेगालो विषाणु होता है, साइटोमेगालो विषाणु होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बैरियोला विषाणु होता है। बैरियोला विषाणु के माध्यम से क्या होता है, चेचक जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वो हो जाते हैं। अगला प्रश्न 260 है, घोघा गाइटर रोग किसकी अल्प प्रक्रिया के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, अवट ग्रंथ यानी थायराइड की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 261, निम्न में से किस प्रत्यपूर्जक एजेंट के कारण पराग ज्वर होता है? निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक के कारण पराग ज्वर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पराग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 262, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करना क्या होता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 263, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? वृद्ध व्यक्ति में, बच्चे में, गर्भवती महिला में या जानवर में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गर्भवती महिला में। गर्भवती महिला में क्या होता है, खून की कमी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 264, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? रेबीज किस जानवर में होता है? छिपकली में, गिलहरी में, कबूतर में, कुत्ता में? तो रेबीज किस में पाया जाता है? कुत्ता में रेबीज पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है 265, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? निम्नलिखित किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता या सीसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। यानी लौह जो तत्व होते हैं खून में कमी हो जाते हैं, तो इसके कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 266, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा मायोपिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 267, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
होती है? तो प्रोटीन की कमी से ऑप्शन बी हो जाएगा क्वासियोकोर होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 268 है खट फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्कर्वी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 269 देखेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न 270 देखेंगे इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज एफ बैटिंग ने की थी। अगला प्रश्न 271 हम लोग देखेंगे एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो एल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 272 देखेंगे निक्टेलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न 273 हम लोग देखेंगे जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है? तो उस रोग को क्या कहते हैं? वर्धनांधता यानी इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 274 निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वैलियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 275 हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से हम लोग जानते सब लोग जानते हैं हैजा जब होता है तो क्या होता है? हैजा रोग से आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होते हैं। ऑप्शन दिया है त्वचा, आंत, फेफड़े या हृदय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंत। प्रश्न 276 देखेंगे मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जो मलेरिया की दवा है जिसको कुनैन कहा जाता है किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सिकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। 277 रक्त में निम्न में से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है किसकी अधिकता से पूछ रहा है? आयरन की, लेड से, मीथोग्लोबिन से या नाइट्रेट की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों में। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 278 निम्नलिखित में से कौन सी स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में क्या है? आंवला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 279 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है। 279 प्रश्न हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग को याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका क्या है? पंडित का टीका न्यू है। इसका एक हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो नहीं, जो शॉर्ट वीडियो होता है 1 मिनट का, उसमें हम बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 280 है रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा सैचुरेटेड वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में किसका खतरा हो सकता है? रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यानी वसा कह रहा है संतृप्त वसा का अधिक सेवन करने से क्या कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हृदय रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 281 आंसू का पीएच मान क्या होता है? जो आंसू होता है जब रोते हैं तो आंसू जो निकलता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। यानी एक कुल मिला जो के आंसू क्या होते हैं? क्षारी होते हैं। अगला प्रश्न है 282 पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन से हैं? पुस्तक फंडी एवं प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर बीबी मुडुक्कुर। डॉक्टर बीबी मुडुक्कुर हैं फंगी एंड प्लांट डिसीजेज लेखक के पुस्तक के लेखक हैं। ये कृषि प्राविधिक 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न हम 283 देखेंगे रैपसीड अरहर हाइब्रिड मक्का ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात है। यानी जो रैपसीड है, अरहर है, हाइब्रिड मक्का है, ज्वारी और जूट का बीज जो गुणक है इसका अनुपात क्या है?
तो इसका अनुपात होता है एक संबंधित 100 होता है। अगला प्रश्न 284 हम लोग देखेंगे, पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 285, रुई की एक गांठ का वजन है, रुई की एक गांठ का वजन है, रुई की एक गांठ का वजन होता है 180 किग्रा होता है। प्राविधिक कृषि 2019 में पूछा गया प्रश्न है, रुई की एक गांठ का वजन कितना होता है? 280 किग्रा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 286, कह रहा है असंगत मैच की पहचान करें। असंगत यानी असत्य पूछ रहा है, तो असत्य प्रिंटिंग प्रेस जहांस गुटेनबर्ग सही है, बैक्टीरिया एंटोनी वान लुइहान सही है, ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंस बेलोरियन सही है, हाइड्रोजन यानी ये इसके खोज करता है हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल, ये गलत है, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल ये गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 287, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक औषधि है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक औषधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूनाइन होता है। क्यूनाइन क्या होता है? मलेरिया के लिए सबसे अच्छा औषधि होता है। अगला प्रश्न 288 देखेंगे, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समल किस बीमारी के रूप में होता है? यानी हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी तंत्र का समन होता है किस बीमारी के द्वारा होता है? समन मतलब वो ख़त्म हो जाता है, यानी जब वो बीमारी हो जाता है तो जो हमारे प्रतिरोधी जो कोशिका होते हैं जो रोगों से लड़ते हैं वह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। किस बीमारी के कारण? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एड्स। एड्स होता है तो जो भी प्रतिरोधी बीमारी होते हैं, प्रतिरोधी कोशिका होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। 289 प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 289, मलेरिया परजीवी का नाम है, मलेरिया परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम होता है। और 290 है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से शरीर का पीहवा जो होता है अंग प्रभावित होता है। तो आज हम लोग 290 प्रश्न देख चुके हैं जीव विज्ञान के। यह 290 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कहीं से पूछेगा भी नहीं। आप इसको यदि अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप मान के चलिए जीव विज्ञान से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं उसको आप पूरा का पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर आप लोग दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इस प्रकार की वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।